नमस्कार बच्चों। तो इंस्पायर एकेडमी की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका स्वागत है। एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में अपन पहल यूनिट पढ़ रहे थे और कल अपन ने स्कैटरिंग थ्योरी के बारे में चर्चा की थी। आखिरकार स्कैटरिंग थ्योरी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, तो स्कैटरिंग की इम्पोर्टेंस को जानते हुए अपन ने कितने पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे उनके नंबर के बारे में बात की थी। और आपने लास्ट में कैलकुलेट किया था डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, और आपने जाना था कि जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन होता है वो टोटल नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल को बताने का काम करता है। लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन पढ़ाने के बाद मैं स्कैटरिंग के टाइप के बारे में बात करूंगा कि स्कैटरिंग जो होती हैं टू टाइप की होती हैं। एक तो होती है आपकी इलास्टिक स्कैटरिंग और दूसरी होती है आपकी इन इलास्टिक स्कैटरिंग। तो दोनों के बारे में अपन चर्चा करते हैं और क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हैशटैग लगा के लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी स्कैटरिंग इज ऑफ टू टाइप्स, इज ऑफ टू टाइप्स। यहाँ पे पहला लिखेंगे आप इलास्टिक स्कैटरिंग, और दूसरा आप यहाँ पे लिखेंगे भैया इन इलास्टिक। दो तरह से अपन इनको डिफाइन करेंगे कि इलास्टिक स्कैटरिंग क्या होती है और इन इलास्टिक स्कैटरिंग क्या होती है, ठीक है। तो सबसे बेसिक डेफिनेशन पहले देता हूं। अगर बच्चों जो आपका स्कैटर्ड पार्टिकल हैं उसकी एनर्जी बिफोर स्कैटरिंग और आफ्टर स्कैटरिंग सेम बनी रहती हैं, उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है, तो इस प्रकार की जो स्कैटरिंग होती है उसे आप इलास्टिक स्कैटरिंग कहेंगे। कहने का मतलब सीधा सीधा सा है कि जो स्कैटरिंग होती है इलास्टिक, उसके अंदर एनर्जी कंजर्व रहती है, जबकि एन इलास्टिक स्कैटरिंग में एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। बेसिक डिफरेंस है। अब एक और डेफिनेशन, भाई आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, अब आप एमएससी फाइनल में आ गए, मास्टर्स कर रहे हैं, मास्टर के भी लास्ट सेम की अपन बात कर रहे हैं। तो अगर आपने कोई स्कैटरिंग कराई, आपने कोई पार्टिकल है जो कि टारगेट पार्टिकल पे इंसिडेंट कराए, और अगर टारगेट पार्टिकल का इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है तो इस प्रकार की स्कैटरिंग इलास्टिक स्कैटरिंग कहलाएगी। अगर चेंज हो जाता है तो उस स्कैटरिंग को अपन क्या कहेंगे, इन इलास्टिक स्कैटरिंग कहेंगे, ठीक है। तो आइए इसके बारे में लिखते, दोनों ही डेफिनेशन में आपको लिखवा देता हूं, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे इफ द एनर्जी ऑफ scattered particle, energy of scattered particle remains unchanged, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, वो यथावत बनी रहती हैं, देन द scattering then the scattering is known as elastic। अब ये नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख लीजिए, यहां पे क्या लगा देंगे, आप और लगा देंगे, और यहां पे लिखेंगे भैया, भाई यहां पे इफ द एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल रिमेन्स
अनचेंज्ड, और ये कैसी होनी चाहिए, सेम एज इंसिडेंट पार्टिकल। इसमें एक और ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे, एंड सेम एज इंसिडेंट पार्टिकल। If the energy of scattered particle remains unchanged and same as incident particle, then the scattering is known as elastic scattering. Next definition लिखेंगे भाई यहाँ पे इसकी अथवा में, if the internal structure of target particle, if the internal structure of target particle remains same अगर आपका टारगेट पार्टिकल है, अगर उसका इंटरनल स्ट्रक्चर सेम बना रहता है आफ्टर स्कैटरिंग, देन द स्कैटरिंग इज नोन एज इलास्टिक। इफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टारगेट पार्टिकल रिमेन सेम आफ्टर द स्कैटरिंग, then the scattering is known as elastic स्कैटरिंग। जैसा इंटरनल स्ट्रक्चर स्कैटरिंग के पहले था, बाद में भी वैसा ही बना हुआ है। इस प्रकार की जो स्कैटरिंग होगी उसे आप क्या कहेंगे, इलास्टिक स्कैटरिंग कहेंगे। अब एनर्जी चेंज हो जाती है तो आप क्या कहेंगे, इन इलास्टिक स्कैटरिंग हो गई, या इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो आपकी स्कैटरिंग है वो इन इलास्टिक स्कैटरिंग है। ठीक है, तो इनको लिख लीजिए भैया, पहले हेडिंग डाले इलास्टिक स्कैटरिंग और लिख लीजिए तुरंत। ये लिख लीजिए भाई। तो भाई पढ़ाई लिखाई चालू कर दीजिए। 10-15 दिन क्लास यूट्यूब पे ही लगेगी एज अ डेमो। आराम से खूब बढ़िया से देख लीजिएगा किस तरीके से पढ़ाते हैं, कैसे नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जिनका जो प्रीवियस में पढ़े हुए हैं वो जानते हैं। ठीक है, और जो प्रीवियस में अन्यत्र कहीं पढ़ लिए थे वो भी पढ़ के देखें। आराम से 10-15 दिन पढ़े बिना बायस होके, ताकि आपको फर्क पता लग सके। ठीक है, और एमएससी फाइनल के मोस्टली पेपर में ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, और जो पेपर में पढ़ाऊंगा कंप्लीट में ही पढ़ाऊंगा भाई। मेरे पास बच्चों के प्रश्न आए कि सर क्या पूरा एक्यूएम आप ही पढ़ाएंगे? हाँ बिल्कुल, मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, आफ्टर द स्कैटरिंग देन द स्कैटरिंग इज नोन एज इलास्टिक स्कैटरिंग। ठीक है भैया, सेकंड पॉइंट लिखते हैं यहां पे, इन elastic scattering, an elastic scattering। ठीक है, तो इन इलास्टिक स्कैटरिंग के बारे में अपन बात करते हैं।
पहली सिंपल सी डेफिनेशन देखते हैं कि अगर इंसिडेंट और स्कैटर्ड पार्टिकल की एनर्जी डिफरेंट है, दैट मींस द स्कैटरिंग इज नोन एज इनएलास्टिक स्कैटरिंग। और सेकंड डेफिनेशन, इफ द इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज, तो आप क्या कहेंगे, स्कैटरिंग इज इनएलास्टिक। ठीक है, इफ द एनर्जी ऑफ scattered and if the energy of scattered and incident particle are is different then the scattering is known as inelastic। ओके, और लगा के लिख देंगे, और if the internal structure of target particle is changed, then the scattering is known as inelastic स्कैटरिंग। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं भाई। ओके, नोट कर लीजिए भैया। और अब अपन थोड़ा सा यहाँ पे सेंट्रोमास फ्रेम के बारे में जानेंगे बच्चों। सेंट्रोमास का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, सेंट्रोमास का वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, फिर सेंट्रोमास फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, और फिर लेबोरेटरी और सेंट्रोमास फ्रेम के बीच में रिलेशन क्या होता है वो जानेंगे, और फिर ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन लिखेंगे। तो ये मोटे मोटे तौर पे आज का अपना काम रहने वाला है, और आज मुख्यतः यही हो पाएगा। और कल से अपन क्वांटम थ्योरी के बारे में बात करेंगे स्कैटरिंग की। ठीक है, तो आराम से पढ़ते रहिए भाई। ओके, तो हेडिंग डालिए, लेबोरेटरी एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेबोरेटरी एंड सेंट्रोमास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसमें पॉइंट्स की फॉर्म में अपन चीजों को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यहां पे पहला पॉइंट लिखते हैं अपन। अब बड़े ध्यान से देखिएगा भाई कि सेंट्रोमास आखिरकार होता क्या है, पहले तो ये समझेंगे, बाकी चीजें को बाद में डील करेंगे। तो आइए यहाँ पे एक अपन ने नॉर्मल फ्रेम बना दिया, दैट इज अवर एक्स एक्सिस, दैट इज अवर वाई एक्सिस। नॉर्मल जो आपका जनरल फ्रेम होता है
उस फ्रेम को आप बोलते हैं लेबोरेटरी फ्रेम, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र। ठीक है, यहां पे एक बॉडी आपने बना दी जिसका मास m1 है, यहां पे आपने दूसरी बॉडी बना दी जिसका मास m2 है। इसका पोजीशन वेक्टर भैया यहाँ पे r1 वेक्टर हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर भैया यहाँ पे r2 वेक्टर हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है m1 बॉडी और m2 बॉडी है, इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा आप लोग बचपन में बहुत कैलकुलेट किए हैं, तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा भैया वो यहीं कहीं पे लाई करेगा। जो सेंटर ऑफ मास होता है किन्हीं भी दो पार्टिकल का, वो उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे कहीं ना कहीं लाई करता है, बिल्कुल अपन ने यहाँ पे मान लिया है। और यहाँ पे ये कितना हो जाता है भैया, ये आपका सेंटर ऑफ मास हो जाता है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर हो गया वो कितना हो गया, RCM हो गया। सर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अपने को पोजीशन वेक्टर RCM लिखना है, ठीक है। और भैया यहाँ से सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इन सब के कोऑर्डिनेट्स भी आप जानते हैं। अगर यहाँ पे m2 मास का पार्टिकल है तो भैया यहाँ पे लिखिएगा ये जो वेक्टर हैं ये कितना हो जाएगा r। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में कौन से पार्टिकल का, सेकंड पार्टिकल का, तो यहाँ पे R2C कितना लिख दिया जाएगा, R2C वेक्टर। और यहाँ पे ये जो वेक्टर होगा कितना लिख दिया जाएगा, R1C वेक्टर। अभी लिखवाऊंगा, केवल मोटे मोटे तौर पे बात कर रहा हूं। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम के लिए आप सेंटर ऑफ मास के सिस्टम में आप जानते हैं कि किसी भी सिस्टम का, ध्यान से सुनिएगा ये बात आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं बट अभी भी आपको याद नहीं हुई। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो कोई भी सिस्टम होता है उसका टोटल मास मोमेंट हमेशा क्या आता है भैया, 0 आता है। तो आप कहते हैं कि सर समेशन mi और यहां पे RIC ये हमें ये कितना आता है भैया, ये 0 आता है। यहाँ पे RI क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल, और C क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि C के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो ही पार्टिकल, तो m1 R1C वेक्टर प्लस कितना लिखा जाएगा, m2 R2C वेक्टर बराबर 0। ये क्लासिकल मैकेनिक्स की प्रॉपर्टी होती हैं जो आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ी हैं, चाहे आप 11th क्लास की बात करें चाहे आप अपनी ग्रेजुएशन की बात करें, ठीक है। और यहाँ पे R1C और R2C आराम से लिखा जा सकता है। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो R1 वेक्टर बराबर कितना आ जाता है, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से RCM प्लस R1C वेक्टर, और यहां से R2 वेक्टर बराबर लिखा जाता है RCM वेक्टर प्लस R2C वेक्टर। तो भैया यहां पे आराम से आप लिख सकते हैं m1, और R1C की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, सर यहां पे R1C बराबर R1 माइनस RCM, R1 माइनस RCM वेक्टर लिखा जाएगा, बिल्कुल सर ऐसे ही लिखा जाएगा। और यहां पे प्लस m2 और यहां पे R2 माइनस RCM वेक्टर बराबर कितना लिख दिया जाएगा, 0 लिख दिया जाएगा, ठीक है भैया। और यहां पे RCM वाले टर्म्स को एक साथ कर लेंगे, m1 R1 वालों को एक साथ कर लेंगे, R1 वेक्टर प्लस m2, और यहां पे R2 वेक्टर आ जाएगा। यहां पे माइनस का RCM है, यहां पे माइनस का RCM है, उधर लेके चल जाएंगे तो RCM वेक्टर, और यहां से कितना आ जाता है, m1 प्लस m2 आ जाता है। सो RCM वेक्टर बराबर, ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बट बच्चों मेरी हमेशा से आदत रही है कि जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूं तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूं, शुरू से शुरुआत करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं आपको दोष नहीं दे सकता कि आपके टीचर ने नहीं पढ़ाया, आपने नहीं पढ़ा तो बेटा ध्यान रख लेना, ऐसा नहीं है, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, अब आप सिखा दीजिए सर तो सीख जाएंगे। और मेरा उद्देश्य केवल आप लोगों को चीजें सिखाना है, ठीक है। ये आपने लिख दिया भाई, तो ये आपका क्या आ जाता है, दैट इज अवर पोजीशन वेक्टर।
ये आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखेंगे यहां पे पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ, ठीक है, ठीक है, सिंस टोटल मास मोमेंट, टोटल मास मोमेंट about the center of mass, about the center of mass is 0, then लिख दिया है, ये डायग्राम बना दिया है भैया आपका, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, लिख दीजिए दिस इज अवर पोजीशन वेक्टर। और याद कर लेना है भाई, जो रिजल्ट हैं ये आपको याद होना चाहिए। ये आपने पोजीशन वेक्टर निकाल दिया भाई। अब अपन वेलोसिटी वेक्टर की बात करेंगे, जो सेंटर ऑफ मास है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। लिख लिया भाई। तो अब यहां पे सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसमें, ओके, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। बच्चों आरसीएम दिया हुआ है, पोजीशन दिया हुआ, इसका टाइम का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो यहां पे वीसीएम वेक्टर बराबर डी आरसीएम अपॉन dt लिख दिया जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, यहां पे लिखेंगे भैया तो d ओवर dt, तो यहां पे m1 प्लस m2 है तो मास एक कांस्टेंट रहेगा, m1 भी, तो dr1 अपॉन dt और dr2 अपॉन dt लिखा जाएगा, इनको v1 और क्या लिख दिया जाएगा v2। तो यहां से vcm वेक्टर बराबर यहां पे लिखा जाएगा m1 v1 वेक्टर और यहां पे लिखा जाएगा m2 v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m, इस प्रकार से दिया जाता है। ये आपको याद होना चाहिए, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब अपनी बात आएगी कि आखिरकार सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या होता है। कोई भी आपका फ्रेम अगर उसके ओरिजिन को, जो आपका फ्रेम अगर उसके ओरिजिन को सेंटर ऑफ मास पे सेट कर देते हैं आप, तो आपका जो नया फ्रेम बनता है वही क्या कहलाता है भैया, सेंटर ऑफ मास फ्रेम कहलाता है। पहले इसको लिख लीजिए फिर उसी को ही लिखेंगे। ठीक है, अब थर्ड लिखेंगे यहां पे सेंटर ऑफ मास फ्रेम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या होता है, कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें जो फ्रेम का ओरिजिन होता है अगर वो सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे लाई करता है तो आपका जो फ्रेम होगा वो कौन सा फ्रेम कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास फ्रेम कहलाएगा। तो लिखते हैं इसमें
a frame of reference, a frame of reference, a frame of reference in which, a frame of reference in which the origin is at the center of mass, is at the center of mass of the system, then the frame of reference, then the frame of reference, comma, is known as, comma, is known as center of mass frame, frame of reference, center of mass, frame of रेफरेंस। ठीक है, और बच्चों अब ध्यान से देखिए, जो आपका फ्रेम है उसका जो ओरिजिन है वो सेंटर ऑफ मास पे ही सिचुएट हो गया, तो जाहिर सी बात है जब आप सेंटर ऑफ मास पे ही बैठ जाएंगे तो आपको सेंटर ऑफ मास किस में लगेगा, रेस्ट में लगेगा। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो और वेलोसिटी जब 0 हो जाती है बच्चों तो आपका जो मोमेंटम होता है वो भी 0 हो जाता है, बिकॉज मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज जीरो मोमेंटम, जीरो मोमेंटम frame of reference. So this is also known as zero momentum frame of reference. लिख लीजिए भैया, और इन सभी नोट्स की पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे डली हुई है भाई। ठीक है, तो वहां पे आप आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट लिखते हैं भाई यहां पे। यहां पे लिखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बिटवीन लेफ्ट फ्रेम and center of mass frame, center of mass frame। तो लेफ्ट फ्रेम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम के बीच में अपने को रिलेशन कैलकुलेट करना है, तो बहुत आसान है बच्चों, सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए भाई। ये आपने सिंपल लेफ्ट फ्रेम बना दिया है, ये आपका लेफ्ट फ्रेम हो गया, और ये आपका सेंटर ऑफ मास फ्रेम हो गया। देखिए यहाँ पे आपका कोई बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ मास है, सिस्टम या बॉडी जो आप बोलना चाहें, उसका यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया। ठीक है, तो भैया यहाँ पे पोजीशन वेक्टर हो गया, ये आपका
पोजीशन वेक्टर हो गए जिसको आप क्या बोलेंगे, RCM वेक्टर बोल देंगे। ठीक है, ये आपका जो फ्रेम है भैया, ये आपका लेफ्ट फ्रेम है, और ये आपका भैया जो है ये CM फ्रेम है, सेंट्रोमास फ्रेम है। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई पार्टिकल है, मान लेते हैं यहाँ पे आपका कोई क्या है, पार्टिकल है। तो भैया ये कितना हो गया, ये यहाँ पे, अब जाहिर सी बात है जो आपका सेंट्रोमास फ्रेम है उसके कोऑर्डिनेट को इससे अलग दिखाने के लिए यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको डैश या प्राइम लगाना पड़ेगा, और यहाँ से ये आपने पोजीशन वेक्टर बना दिया भैया। येलो कलर से दिखा देते हैं भाई। तो ये आपका कितना हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा, और ये यहाँ पे आपका आर डैश वेक्टर हो जाएगा। तो आर डैश वेक्टर क्या है, ये कोई आपका पार्टिकल पी है, इस पार्टिकल पी की जो पोजीशन है सेंट्रोमास फ्रेम के रेस्पेक्ट में कितनी, आर डैश है, जबकि लेफ्ट फ्रेम के रेस्पेक्ट में कितनी है, आर है। सेंट्रोमास फ्रेम की यहाँ पे जो लेफ्ट फ्रेम का ओरिजिन है उससे पोजीशन वेक्टर कितना है, RCM वेक्टर है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन। तो यहां पे कितना लिखा जाएगा भैया, आर वेक्टर बराबर RCM वेक्टर प्लस यहां से कितना आ जाएगा, आर डैश वेक्टर। देन यहां से लिखेंगे अपन आर डैश वेक्टर बराबर यहां से आर वेक्टर माइनस का RCM वेक्टर। ठीक है भैया, ठीक है, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 1। यार इक्वेशन देने की कोई जरूरत भी नहीं है, देना चाहो दे दो। तो यहाँ पे आर डैश वेक्टर बराबर आपने लिखा आर वेक्टर माइनस का RCM वेक्टर। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इन सेंट्रोमास फ्रेम, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इन लेफ्ट फ्रेम, एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो और लगा के, यहां पे पोजीशन वेक्टर इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, पोजीशन वेक्टर इन लेबोरेटरी फ्रेम, और माइनस का यहां पे आप RCM वेक्टर भी लिख सकते हैं। लिखने के दोनों ही तरीके जायज हैं, जिस भी फॉर्मेट में आप लिखना चाहें उस फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं भाई, नोट कर लीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बिटवीन लेफ्ट फ्रेम एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम, एंड सभी चीजें इस प्रकार से लिख लीजिए। फिर अपन आगे बढ़ेंगे, यहां पे वेलोसिटी की बात भी करेंगे, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिएगा। ठीक है, नाउ तो अब भाई इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से कितना आएगा, V डैश दैट इज इक्वल्स टू V वेक्टर, और RCM का कितना आ जाएगा, VCM वेक्टर। ऐसे ही लिखा जाता है, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। और यहां पे लिख दीजिए अथवा लगा के, यहां पे आप इसको क्या लिख सकते हैं, VC वेक्टर भी लिख सकते हैं, बराबर इसको आप क्या लिख सकते हैं, VL वेक्टर, और यहां पे माइनस का VCM वेक्टर लिखा जा सकता है। मुझे नहीं लगता इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत आनी चाहिए। दैट इक्वेशन नंबर 2 दे ही दिया है। अब चलेगा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे स्कैटरिंग की लेफ्ट फ्रेम और सेंट्रोमास फ्रेम में। और बच्चों आपकी इतनी शानदार रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स हो जाएगी
कि आप कहीं पढ़ा लेना, कोई आप पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। बहुत ही शानदार आपका पेपर होगा और जो आपका पेपर होगा एकदम ऑथेंटिक होगा। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनसे आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, हो गया भैया। आगे बढ़ते हैं और फिफ्थ पॉइंट लिखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सीएम फ्रेम ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सीएम फ्रेम टू लेफ्ट फ्रेम। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सीएम फ्रेम टू लेफ्ट फ्रेम। क्लियर भैया? तो बढ़े आगे और बहुत सावधानी से देखेंगे। पहले अपन जो स्केटरिंग है उसको लेफ्ट फ्रेम में डील करेंगे, फिर जो अपनी स्केटरिंग है उसको सेंट्रोमास फ्रेम में डील करेंगे और फिर इन दोनों के बीच में रिलेशन डिफाइन करने का काम करेंगे। बहुत आसान एक सिस्टम से चलिए। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सेंट्रोमास फ्रेम टू लेफ्ट फ्रेम। तो ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, बट उससे पहले अपने को स्केटरिंग लेफ्ट फ्रेम में डील करनी पड़ेगी और फिर आपको सेंट्रोमास फ्रेम में डील करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे अपन कंसीडर करने से पहले कुछ यहां पे बना लेते हैं। ये आपके M1 मास का पार्टिकल है, ज्यादा बड़ा हो गया क्या, थोड़ा छोटा कर देते। ये आपके M1 मास की बॉडी है, दूसरी आपकी ये M2 मास की बॉडी है। ठीक है, और M2 मास की बॉडी आपने किस में रखी हुई है भैया, रेस्ट में रखी हुई है। और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कुछ मानेंगे अपन, तो यहाँ पे मान लेते हैं V1L। बिफोर स्केटरिंग जो वेलोसिटी मान लेते हैं भाई, किसकी बात कर रहे हैं, लेबोरेटरी फ्रेम की बात कर रहे हैं। लेबोरेटरी फ्रेम में पार्टिकल की जो वेलोसिटी है V1 का मतलब फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी, और यहाँ पे क्या लिख दिया, L आपने लिख दिया है, तो ये क्या हो गया, V1L हो गया है। ठीक है, और बिफोर ये जो सिचुएशन है आपकी वो है भैया बिफोर स्केटरिंग, बिफोर स्केटरिंग। और यहां से इस प्रकार से अपन बना लेते हैं भैया। अब इनकी जो मोशन की डायरेक्शन अगर यहाँ पे इसकी बात करें तो इस ओर जा रहा है और ये तो रेस्ट में है। ठीक है, और यहां से ये आपके मोशन की डायरेक्शन है, और मोशन की डायरेक्शन से भाई जैसे ही ये टकराएंगे तो टकराने के बाद डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे क्या हो जाएंगे, स्केटर्ड हो जाएंगे। तो मान लेते हैं पहला पार्टिकल जो है ये θ1 एंगल पे स्केटर्ड होता है। कितने एंगल पे, θ1 एंगल पे। कौन से फ्रेम में बात करें, लेफ्ट फ्रेम में बात करें तो θ1L आ जाएगा। और यहाँ पे जो आपका ये M1 हो गया और ये आपका M2 मास का पार्टिकल हो गया, कितने एंगल पे स्केटर्ड हो जाता है, θ2L पे स्केटर्ड हो जाता है। जाहिर सी बात है ये इधर मोशन कर रहा है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी V1L तो लिखी, बट यहाँ पे अपन ने डेस लगा दिया। डेस का मतलब है आफ्टर स्केटरिंग। और यहाँ पे बात करेंगे भैया अपन V2L डैश, इसकी इस डायरेक्शन में है। तो ये लेबोरेटरी फ्रेम में अपन ने पूरे का पूरा स्केटरिंग को डील किया है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखवा देता हूं, पहले डायग्राम बनाइए आप, फिर लिखवाएंगे इसके बारे में।
ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत थ्योरी, अभी एकेडमिक आप पढ़ रहे हैं तो एकेडमिक में ये सब जो बोला है मैंने वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, लेट अस कंसीडर एन elastic scattering, let us consider a elastic scattering in laboratory frame, in lab frame, लेबोरेटरी को क्या लिखेंगे अपन, लैब फ्रेम, इन लैब फ्रेम in which particle of mass m1, in which particle of mass m1, in which the particle of mass m1 with velocity, और वेलोसिटी आपको कितना दिया हुआ है भैया, आप कहेंगे सर v1l इंसिडेंट ऑन पार्टिकल ऑफ मास m2 which is at rest, जो कि रेस्ट में, विच इज एट रेस्ट, जो कि भैया रेस्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया है। अब ये स्केटर्ड हो जाता है तो इतना लिखना सफिशिएंट है। ठीक है, विच इज एट रेस्ट, ये आपने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब भैया आपको यहाँ पे v1 l डैश भी लिखना है, आपको v2 l डैश भी लिखना है, बट सबसे पहले अपन यहाँ पे v1l आपको दिया हुआ है तो अपन सेंट्रो मास की वेलोसिटी लिख लेंगे, क्योंकि अभी अपने को इतना ही काम है इससे। ठीक है, जब बाकी काम होगा तो बाकी काम अपन लिख लेंगे, अभी केवल काम इतना सा ही है। ठीक है, तो ये थ्योरी लिख लीजिए भाई। फिर अपन सेंट्रो मास में स्कैटरिंग देखेंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर जब काम लेफ्ट फ्रेम से हो जा रहा था तो फिर अपन सेंट्रोमास फ्रेम की बात क्यों करते हैं। तो आपने 11th क्लास में इस प्रकार की स्कैटरिंग के बारे में पढ़ा होगा, जिसको आप ओब्लिक कोलिजन के नाम से पढ़ते थे, और ओब्लिक कोलिजन को डील करना लेफ्ट फ्रेम में आप लोगों के लिए डिफिकल्टी आ गई थी। यहाँ पे जितने वेरिएबल थे उतनी इक्वेशन नहीं बन पा रही थी आपके पास, तो इसीलिए जो प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी लेफ्ट फ्रेम में वो डील करना डिफिकल्ट होती हैं, जबकि उनको ज्यादा इजी वे में सोल्व किया जा सकता है सेंट्रोमास फ्रेम में। तो फिर अगर आप ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन में पहले आपको लेबोरेटरी फ्रेम में कोलिजन पढ़ाई जाती हैं, फिर आपको कोलिजन पढ़ाई जाती हैं भैया सेंट्रोमास फ्रेम में। तो स्केटरिंग और कोलिजन वो एक ही बात है। ठीक है, अब आप बड़े बच्चे हो गए तो उस कोलिजन को क्या बोलने लग गए हैं, स्केटरिंग बोलने लग गए हैं। तो अगर यहां पे अपने को वीसीएम लिखना है तो अपन क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंट्रो मास, यहां पे वीसीएम वेक्टर बराबर आप लिखेंगे m1 v1 वेक्टर प्लस m2, यहां पे v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 यहां पे आप लिखेंगे। और आप जानते हैं भैया यहां पे v1 बराबर कितना है, v1 वेक्टर बराबर v1 l माना हुआ है और v2 बराबर आपने 0 बोला हुआ है। ठीक है, ये वैल्यूज आपको कहां से पता लग गई, आपने लेबोरेटरी फ्रेम की स्कैटरिंग को देख लिया है। तो यहाँ पे वीसीएम वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे m1 v1l, तो यहाँ पे m1 v1l वेक्टर लिख दिया, अपोन में यहाँ पे आपने m1 प्लस m2 लिख दिया है।
इस प्रकार से लिख दिया है। इसमें मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी बात है, आराम से इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। एंड दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ अब अपन स्कैटरिंग जो है या जो कोलिजन है आपकी, उसको सेंट्रोमास फ्रेम में डील करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले वही डायग्राम बनाएंगे और स्कैटरिंग को समझेंगे कि आखिरकार सेंट्रोमास फ्रेम में स्कैटरिंग किस प्रकार से होती है। तो यहां पे नाउ स्कैटरिंग इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। नाउ स्कैटरिंग इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ऐसे लिख लीजिए तुम सिंपली। अब भाई यहां पे सेंट्रोमास फ्रेम स्कैटरिंग देखेंगे तो वही आपका ये M1 मास का पार्टिकल हो गया सर, और ये आपके M2 मास का पार्टिकल हो गया। जाहिर सी बात है इनका सेंट्रोमास यहां कहीं पे लाई करेगा, और इस सेंट्रोमास फ्रेम में इन दोनों को कोलाइड करने के लिए एक दूसरे की पास आना पड़ेगा। कहां पे आना पड़ेगा? एक दूसरे की ओर आना पड़ेगा। और जैसे एक दूसरे की ओर आएंगे, टकराएंगे और इस प्रकार से निकल जाएंगे। बच्चों यहां पे जो इनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो कुछ इस प्रकार से रहनी चाहिए कि ताकि अगर इस होल सिस्टम का मोमेंटम आप कैलकुलेट करते हैं तो वो 0 आना चाहिए। अब इसके रेस्पेक्ट में इसका मोमेंटम और सेंट्रोमास के रेस्पेक्ट में इसका मोमेंटम दोनों मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे, बट डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। अगर ये पार्टिकल इधर आ रहा है तो मजबूरी इस पार्टिकल को इधर जाना पड़ेगा, तभी कोलिजन होगी। और कोलिजन के बाद एक दूसरे से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपके पार्टिकल मूव करते हैं, बिकॉज आपको जो मोमेंटम है वो 0 भी बनाए रखना। ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए। बच्चों फिजिक्स समझ में केवल इसलिए नहीं आती है कि बच्चा उसके कॉन्सेप्ट के बजाय न्यूमेरिकल्स पे रटने पे पीछे भागता है। आप चीजों को समझिए। मैं दावा करता हूं बच्चों कि आप लोग 6 महीने के अंतर्गत अगर आप अपने पढ़ने के तरीके में बदलाव कर लेते हैं तो बहुत ही शानदार फिजिक्स आप लोगों की होने वाली है। बस फिजिक्स में आप रटने पे ध्यान मत दीजिए। आप भले एक ही टॉपिक पर डे सीखिए, बट एक टॉपिक को आप सिस्टम से सीखे, कॉन्सेप्चुअली सीखे, रटिए मत। समझ में नहीं आ रहा है तो चीज पूछिए। और कोई चीज अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक है तो जो आपने पुरानी क्लास में पढ़ा हुआ है एक बार उसके पन्ने पलट के पढ़ लीजिए, उसको स्ट्रोंग कर लीजिए। यही तरीका होता है बच्चों। इसलिए कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। हालांकि एमएससी फाइनल में आप आ चुके हैं, आपको एमएससी प्रीवियस के साथ ही सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन भी चालू कर देनी चाहिए थी, ताकि इधर से आपका एकेडमिक स्ट्रांग होता रहता, उधर से आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी स्ट्रांग होता रहता। जब आपकी एमएससी होती तो आपके पास शानदार नॉलेज होती और साथ ही साथ आपके पास नेट की डिग्री होती, और फिर कोई सा भी एग्जाम, जिस भी एग्जाम में आप बैठते वो एग्जाम आपका होता। ठीक है, इस प्रकार से आपने यहां पे लिखा है बच्चों। अब जाहिर सी बात है यहां पे दोनों आपस में टकराएंगे। यहां पे ये कितना हो गया भाई? वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। और यहां पे कितना लिखा जाएगा? वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ये लिख दिया है आपने, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे क्या होगी? स्केटरिंग होगी। और आफ्टर स्केटरिंग जो है, अगर आफ्टर स्केटरिंग की बात करें तो एक तो इस प्रकार से ये तो ऐसे निकल जाएगा, और यहां पे इसकी बात करें तो ये ऐसे निकल। एक सेकेंड, ऐसे बिल्कुल पास ही बना लेते, ज्यादा समस्या नहीं रहेगी तुम लोगों को देखने में भी। तो एक पार्टिकल आपका M1 मास का पार्टिकल इधर चला गया। ठीक है, M1 मास का पार्टिकल है। ठीक है, और एक ये M2 मास का जो पार्टिकल है
वो इधर आ गया। अब बच्चों यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये कितने एंगल पे बेंड हुआ है, ये यहाँ पे थीटा सी एंगल पे बेंड हुआ है। कितने एंगल पे? थीटा सी एंगल पे। तो ये भी कितने बेंड हो जाएगा? थीटा सी पे ही बेंड होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं। तो ये इधर और ये आपका M2 आ गया इधर। ये M2 मास का आपका पार्टिकल हो जाता है। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत है। और बहुत से बुक्स में इनको क्या किया हुआ है, चिपका के बनाया हुआ है, तो ऐसे बना सकते हैं आप। तो ये कितना थीटा सी इधर गया है, तो ये भी कितना जाएगा? थीटा सी इधर जाएगा, इधर चला गया भैया, और ये इधर से इधर चला गया टकराने के बाद, और ये M2 मास का पार्टिकल आपका हो गया। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी भैया v1c की, आफ्टर स्केटरिंग डैश लगा देंगे, और यहाँ पे क्या लगा देंगे भैया? वेक्टर लगा देंगे, और यहाँ पे v2c और यहाँ पे डैश लगा देंगे। एक ही बात है, कैसे ही बना लीजिए, दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, दैट्स ऑल। भाई ये टकराए तो टकराने के पश्चात एक तो इधर निकल जाएगा और एक इधर निकल जाएगा, तो ये टकराए टकरा के एक इधर और एक ऐसे हो गया। बात समझ में आई नहीं है? एक इधर से आ रहा था, एक इधर से आ रहा था, तो ये टकरा के इधर निकल गए, इधर निकल गया, ऐसे। क्लियर हुआ नहीं हुआ कॉन्सेप्ट? तो ये टकरा है और इस प्रकार से, और यहां पे आपने v2c डैश लिख दिया, v1c डैश लिख दिया, थीटा सी लिख दिया। सेंट्रोमास फ्रेम में आपकी मजबूरी ऐसे भेजना, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे और इनका जो मैग्नीट्यूड होगा मोमेंटम का वो सेम होगा, ताकि टोटल मोमेंटम आपका 0 बना रहे। ठीक है, लिख लीजिए भैया ये सेंट्रोमास फ्रेम में। ये बिफोर स्केटरिंग की बात हो रही है, ये स्केटरिंग के बिफोर की बात है, बिफोर स्केटरिंग। और यहां पे जो बात है भैया वो है आफ्टर स्केटरिंग। लिख लिया भाई? अब यहां पे जो स्केटरिंग है ये आपने ड्रॉ कर ली होगी। अब इसका एक्सप्लेन कर देते कि आपने क्या किया है। तो इन सेंट्रोमास फ्रेम, इन सेंट्रोमास फ्रेम, अब यहां पे लिखेंगे द M1 पार्ट, the particle of M1 mass, particle of M1 mass comes come toward the center, come toward the center of mass with velocity v1c vector and the particle of mass M2 is also comes toward the center of mass with velocity v2c vector as shown in figure, as shown in figure. After scattering, both particle M1 and M2 get scattered
एट एन एंगल थीटा सी, एट एन एंगल थीटा सी in opposite direction, in opposite direction with velocity, कितनी वेलोसिटी जा रही, v1 c डैश एंड v2 c डैश, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। लिख लीजिए भाई, दिस इज द थियरी। स्कैटरिंग यहां पे आपने डील कर ही ली थी, ये जो आपने स्कैटरिंग में डील किया है उसको आपने थ्योरेटिकली लिख भी दिया है। अब बच्चों अपने को V1C और V2C की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ध्यान से समझते रहिए, प्रत्येक चीज समझ में आ जाएगी, बहुत आसान है बच्चों। बस ये टफ उन्हीं बच्चों के लिए हैं जो ओवर स्मार्ट बनते हैं, ठीक है। चुपचाप आराम से पढ़ते रहिए, सिस्टम के साथ प्रत्येक चीज समझ में आएगी। और बुक्स वगैरह के चक्कर में पढ़िएगा मत, समझ में कुछ आएगा नहीं उनसे, ठीक है। पास होने की भी दिक्कत आ जाएगी भाई। ओके भैया, तो ये V1C लिख दिया, V2C लिख दिया रेस्पेक्टिवली। देन वी नो दैट, हम जानते हैं और आप जानते हैं बच्चों कि V1C बराबर कितना लिखा जाएगा सर, V1L माइनस VCM लिखा जाए। V1C आप देखिएगा, आपने R डैश बराबर R माइनस RCM लिखा हुआ है, V डैश बराबर V माइनस VCM लिखा हुआ है, और V डैश क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। V क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन लेबोरेटरी फ्रेम, और VCM क्या है, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इनटू इन लेब फ्रेम, एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये फॉर्मूला आपको लिखवा दिया है भैया, ठीक है। और यहां पे अगर आप देखते हैं तो ये V1C दैट इज V1L माइनस इसकी वैल्यू है M1 V1L वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2। याद कीजिए समीकरण नंबर 1 लिखवा दिया है, ठीक है। और इसको कैलकुलेट किया आपने V1C वेक्टर, तो यहां पे M1 V1L लिखा गया, तो M1 V1L से M1 V1L कट गया, और यहां पे फाइनल बन गया M2 V1L वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आ गया V1C का, ठीक है। और दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। यहां पे सिमिलरली और एक कैलकुलेशन, छोटी मोटी कैलकुलेशन इनको तुम कर लिया करना भाई। V2C वेक्टर बराबर यहां पे V2L वेक्टर लिखा जाएगा माइनस का VCM वेक्टर लिखा जाएगा, और यहां पे अगर अपन बात करते हैं भैया तो यहां पे V2L और V2L की यहां पे V2L की वैल्यू कितनी है, लेबोरेटरी फ्रेम में सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी है 0 माइनस का M1, और यहां पे V1L लिखा जाएगा अपॉन M1 प्लस M2 लिखा जाएगा। और यहां पे अगर आप फाइनली देखते हैं भैया तो यहां पे V2C वेक्टर बराबर माइनस का M1 V1L अपॉन M1 प्लस M2। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़े आराम के साथ ये चीज आपके समझ में आ रही है, और दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 3। बाकी अपन कल पढ़ेंगे क्योंकि टाइम हो गया है अपनी क्लास का। तो जो पढ़ाया है इसको बहुत अच्छे से पढ़ के आइएगा। जिस भी कॉलेज में आप पढ़ते हैं, इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि सब बच्चों को क्लास का लिंक जरूर भेज दे,
ठीक है, लेना न लेना वो अपने उनके ऊपर है, उनके विवेक के ऊपर हैं, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जिस भी कॉलेज में आप पढ़ते हैं प्रत्येक बच्चे के पास, जिनके पास पॉसिबल हो पाता है, क्लासेस को जरूर पहुंचाए। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है भैया, राधे राधे।